1789 से पहले फ्रांस अपनी संस्कृति और ताकत से पूरे यूरोप को चमका रहा था। कला, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में फ्रांस एक अद्वितीय केंद्र था, जिसने दुनिया को नए विचारों और रचनात्मकता से प्रेरित किया। फ्रांसीसी भाषा कूटनीति और उच्च समाज की भाषा बन गई थी और फ्रांसीसी फैशन और शिष्टाचार पूरे महाद्वीप में अपनाए जा रहे थे, जिस पर पुराने शासन में एक निरंकुश राजा का राज था। राजा लुई सेतेज अपनी पत्नी रानी मैरी एंटोनेट के साथ वर्साय के शानदार महल में रहते थे, जहां वे एक असाधारण जीवन शैली का आनंद लेते थे जो उनकी प्रजा की वास्तविकता से बहुत दूर थी। हालांकि चमकते महलों के नीचे गहरी इक्वलता और असंतोष पनप रहा था। समाज 3 सख्त स्टेट्स में बंटा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक के अपने अधिकार और दायित्व थे। पहला स्टेट पादरी, दूसरा स्टेट कुलीन वर्ग और तीसरा स्टेट आम लोग थे, जिसमें किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग शामिल थे, जिसने ज्यादातर पीपलों को गरीबी और बेबसी में धकेल दिया था। तीसरा स्टेट, जो आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा था, भारी करों और सामंती दायित्वों से दबा हुआ था, जबकि उनके पास राजनीतिक शक्ति या सामाजिक गतिशीलता का कोई अवसर नहीं था। राजा और रईस ऐशो आराम में रहते थे, भव्य पार्टियां करते थे और अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करते थे, जबकि आम लोग भोजन और आश्रय के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिसका खर्च संघर्ष करती हुई ज्यादातर आबादी के टैक्स से चलता था, जिससे उन पर और भी ज्यादा बोझ पड़ता था। जबकि विशेषाधिकार प्राप्त लोग लगभग कुछ भी नहीं देते थे, जिससे सामाजिक अन्याय की भावना और भी बढ़ जाती थी। रूसो और वोल्टेयर जैसे ज्ञानोदय के विचारकों ने इन अन्याय को चुनौती देना शुरू कर दिया था और तर्क, विज्ञान और व्यक्तिगत राइट्सों के महत्व पर जोर दिया। इक्वलता और राइट्सों के बारे में रेवोल्यूशनकारी विचारों को फैला रहे थे, जिसने फ्रांस के सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की फाउंडेशन को हिला दिया। इन नए विचारों ने एक ज्यादा निष्पक्ष समाज की उम्मीद जगाई और पीपलों को अपने राइट्सों के लिए खड़े होने और बेहतर भविष्य की मांग करने के लिए प्रेरित किया, और राजशाही की ज्यादतियों के प्रति बढ़ते गुस्से को हवा दी, जिससे क्रांति की आग भड़कने का खतरा बढ़ गया। फ्रांस एक बारूद का ढेर था, हर तरफ तनाव और असंतोष बढ़ रहा था, क्रांति में फटने के लिए तैयार, जो इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगा। फ्रांसीसी समाज 18वीं शताब्दी में एक जटिल और कठोर संरचना पर आधारित था, जिसे आमतौर पर एंशियन रेजीम के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसा समाज था जो गहरी अइक्वलताओं से चिह्नित था, जहां जन्म और विशेषाधिकार ने किसी व्यक्ति के भाग्य को निर्धारित किया। यह 3 स्टेट्स में बंटा हुआ था, एक पिरामिड की तरह, जहां हर स्टेट की अपनी अलग भूमिका और विशेषाधिकार थे। यह विभाजन न केवल सामाजिक था, बल्कि लॉवी और आर्थिक भी था, जिसने फ्रांसीसी समाज के हर पहलू को प्रभावित किया। सबसे ऊपर थे विशेषाधिकार प्राप्त पादरी, जो पहले स्टेट का गठन करते थे। फिर थे शक्तिशाली रईस, जो दूसरे स्टेट का हिस्सा थे और समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। और सबसे नीचे था विशाल, बोझ से दबा तीसरा स्टेट, जिसमें आबादी का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। पहला स्टेट पादरी चर्च के राइट्सियों से बना था, जमीन का मालिक था और धार्मिक कर इकट्ठा करता था, जिससे उन्हें अपार धन और शक्ति मिलती थी। वे आराम से रहते थे और लगभग कोई टैक्स नहीं देते थे, जिससे आम पीपलों में नाराजगी थी। दूसरा स्टेट रईस, राजा के दरबारियों और जमींदारों से बना था, जो ऊंचे पदों पर थे और सामंती शुल्क इकट्ठा करते थे, जिससे उनकी संपत्ति और प्रभाव बढ़ता था। वे अपने प्रिविलेजेसों की जबरदस्त रक्षा करते थे और किसी भी चेंजेस का विरोध करते थे। तीसरा स्टेट आबादी का 97% सबसे बड़ा और सबसे विविध समूह था, जिसमें धनी बुर्जुआ, व्यापारी और पेशेवर से लेकर गरीब किसान और शहरी मजदूर तक शामिल थे, और इन सभी पर टैक्स का बोझ था, जो अक्सर उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा होता था। बुर्जुआ तीसरे स्टेट के भीतर शिक्षित और समृद्ध थे, और वे समाज में अपनी भूमिका से असंतुष्ट थे, लेकिन उन्हें शक्ति से वंचित रखा गया था। उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। शहरी मजदूर और किसान, जो आबादी का एक बड़ा हिस्सा थे, गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे और अक्सर गरीबी और भुखमरी का सामना करते थे। तीसरे स्टेट ने राज्य के लिए भुगतान किया, लेकिन उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। फिर भी उनकी कोई आवाज नहीं थी और उनकी शिकायतों को अनसुना कर दिया जाता था, जिससे असंतोष और चेंजेस की भूख बढ़ रही थी और लोग एक बेहतर भविष्य की उम्मीद कर रहे थे। इस गहरी एकवलता ने क्रांति का मंच तैयार किया, क्योंकि लोग
अब अन्याय को सहन करने को तैयार नहीं थे। रेवोल्यूशनकारी विचार, स्वतंत्रता, इक्वालता और भाईचारे के विचार हताश जनता के बीच जड़ पकड़ने लगे और उन्होंने चेंजेस की उम्मीद जगाई। फ्रांस की सरकार दिवालिया हो गई थी। शाही फिजूल खर्ची और अमेरिकी क्रांति जैसे महंगे युद्धों ने उसे खत्म कर दिया था। टैक्स सिस्टम टूट गया था। अमीर बहुत कम देते थे, जबकि पेजेंट्सों को भारी टैक्स और सामंती शुल्क का सामना करना पड़ता था। ज्ञानोदय के विचारों ने शिक्षित मध्यम वर्ग को सुधार की मांग करने के लिए प्रेरित किया। आर्थिक मंदी और खराब फसलें ब्रेड की कीमतों को आसमान छूने लगी, जिससे गरीब भूखे और हताश हो गए। राजा और रानी की उस्लेवसीनता ने जनता के गुस्से को और भड़काया। सामाजिक अन्याय, वित्तीय संकट और नए राजनीतिक विचार एक साथ टकराए। क्रांति के लिए सही तूफान आ गया था। फ्रांस कगार पर था। राजा लुई 16वां अच्छे इरादों वाला लेकिन अनिर्णायक था। फ्रांस के बढ़ते क्राइसिसों को संभालने में असमर्थ। वह रिफॉर्मों पर झिझका। उन नोबल्सों के बहकावे में आया जिन्होंने अपने प्रिविलेजेसों के किसी भी खतरे का विरोध किया। उसकी पत्नी मैरी एंटोनेट फिजूल खर्ची और विदेशी प्रभाव का प्रतीक बन गई, जिसे लोग घृणा करते थे। शाही जोड़े की शानदार जीवन शैली आम सिटीजनों के कष्टों के बिल्कुल विपरीत थी। उनके कार्यों, सुधार का विरोध करना, भागने की कोशिश करना और विदेशी मदद मांगना को विश्वासघात के रूप में देखा गया। राजशाही, जो कभी पवित्र थी, जनता के गुस्से का निशाना बन गई। आखिरकार दोनों पर देशद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें फांसी दे दी गई, जिससे सदियों की निरंकुश राजशाही का अंत हो गया। उनका पतन फ्रांसीसी इतिहास में एक मोड़ था। तीसरा स्टेट एक विविध बहुमत था, महत्वाकांक्षी बुर्जुआ से लेकर संघर्षरत पेजेंट्सों तक। बुर्जुआजी, व्यापारी, बैंकर, लॉयर्स ज्ञानोदय के आइडियल्सों को अपनाया और योग्यता आधारित समाज की मांग का नेतृत्व किया। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर एक भावुक नेता के रूप में उभरा, जो उदार रिफॉर्मर्स से क्रांति के कट्टर रक्षक में विकसित हुआ। शहरी मजदूर, सैंस कुलोट्स बढ़ती कीमतों से सबसे ज्यादा पीड़ित थे और सड़कों पर क्रांति की प्रेरक शक्ति बन गए। किसान, जो लंबे समय से सामंती करों और शुल्कों से दबे हुए थे, ग्रेट फियर में उठ खड़े हुए, नोबल्सों की जागीरों पर हमला किया और रिकॉर्ड जला दिए। हर समूह ने पुराने शासन को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके संयुक्त कार्यों ने क्रांति की गति को बढ़ाया। लोग फ्रांस को फिर से आकार देने के लिए तैयार थे। 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस एक गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा था। शाही खजाना लगभग खाली हो चुका था। वर्षों के फिजूल खर्ची और महंगी युद्धों के कारण देश दिवालियेपन के कगार पर खड़ा था। इस संकट से निपटने के लिए राजा लुई 16वां ने 1789 में एस्टेट्स जनरल को बुलाया, एक ऐसी सभा जिसमें फ्रांसीसी समाज के तीनों वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे, पादरी, अभिजात वर्ग और आम पीपल। ये 1614 के बाद पहली बार था जब एस्टेट्स जनरल को बुलाया गया था। राजा का इरादा था कि एस्टेट्स जनरल नए टैक्स बढ़ाने की मंजूरी दे ताकि राज्य के खजाने को फिर से भरा जा सके। लेकिन तीसरे स्टेट, जिसमें आबादी का विशाल बहुमत शामिल था, ने मांग की कि वोटिंग निष्पक्ष तरीके से हो, जिसमें प्रत्येक प्रतिनिधि का एक वोट हो, न कि प्रत्येक स्टेट का एक वोट। वे मानते थे कि इससे उन्हें अपनी मांगों को प्रभावी ढंग से उठाने का मौका मिलेगा। लेकिन राजा और विशेषाधिकार प्राप्त ऑर्डर्सों यानी पादरी और अभिजात वर्ग ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। वे अपनी शक्ति और प्रिविलेजेसों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इस अन्याय के विरोध में तीसरे स्टेट ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, यह दावा करते हुए कि वे फ्रांसीसी पीपलों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके पास देश के लिए कानून बनाने का अधिकार है। जब राजा ने नेशनल असेंबली के बैठक स्थल को बंद कर दिया तो सदस्य एक पास के टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए और टेनिस कोर्ट शपथ ली, जिसमें उन्होंने कसम खाई कि वे तब तक भंग नहीं होंगे जब तक कि उन्होंने फ्रांस के लिए एक नया संविधान नहीं लिख दिया। यह राजा के अधिकार को सीधे चुनौती थी। राजा द्वारा पेरिस में सोल्जर्सों को इकट्ठा करने से पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति और बढ़ गई, जिससे यह अफवाह फैल गई कि वह नेशनल असेंबली को दबाने के लिए बल का प्रयोग करने की योजना बना रहा है। इस सैन्य जमावड़े से कार्रवाई के डर पैदा हो गए, जिससे पेरिस में अशांति और बढ़ गई। पीपलों को लगने लगा कि उनके राइट्सों को छीना जा रहा है और वे खतरे में हैं। पेरिस के लोग हताश और गुस्से में राजा के सोल्जर्सों के खिलाफ अपनी रक्षा करने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने खुद को वेपन्सों से लैस कर लिया, बंदूकों और बारूद की तलाश में शहर में घूमना शुरू कर दिया। 14 जुलाई 1789 को पेरिस में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी।
एक विशाल भीड़ ने बास्टिल, शाही अत्याचार का प्रतीक, पर धावा बोलने का फैसला किया, यह सोचकर कि वहां उन्हें हथियार और गोला बारूद मिल सकता है। बास्टिल पर हमला एक भयंकर लड़ाई में बदल गया, जिसमें रेवोल्यूशनकारियों ने किले की रक्षा करने वाले सोल्जर्सों का सामना किया। अंततः रेवोल्यूशनकारियों ने किले पर कब्जा कर लिया। यह एक महत्वपूर्ण जीत थी जिसने फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत को चिह्नित किया। बास्टिल का विनाश उत्पीड़न पर पीपलों की जीत का एक शक्तिशाली प्रतीक बना, जो पूरे फ्रांस में क्रांति की लहर को फैलाने में मदद करता है। यह घटना न केवल फ्रांस के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए स्वतंत्रता और इक्वालिटी के लिए संघर्ष का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई। बास्टिल के पतन ने न केवल फ्रांस को उत्साहित कर दिया बल्कि दुनिया भर के पीपलों को भी प्रेरित किया, जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे थे। इस घटना के साथ क्रांति सही मायने में शुरू हो गई थी और फ्रांस एक नए युग में प्रवेश कर रहा था। बास्टिल पर धावा बोलने की वर्षगांठ 14 जुलाई को अभी भी फ्रांस के नेशनल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो फ्रांसीसी क्रांति के आइडियल्सों और बलिदानों की याद दिलाता है। बास्टिल के पतन ने दिखाया कि जब लोग एकजुट होते हैं तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपनी नियति को अपने हाथों में ले सकते हैं। पीपलों ने अपनी शक्ति दिखाई थी। रेवोल्यूशनकारी फ्रांस को जल्द ही विदेशों में युद्ध और घर में अराजकता का सामना करना पड़ा। रॉबेस्पियर के नेतृत्व में कट्टरपंथी जैकोबिन ने नियंत्रण हासिल कर लिया। आतंक के माध्यम से क्रांति को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित, आतंक का शासन शुरू हुआ। रेवोल्यूशनकारी न्यायाधिकरणों ने गिलोटिन द्वारा हजारों पीपलों को फांसी दी। किसी भी ऐसे व्यक्ति को निशाना बनाया जिस पर देशद्रोह का संदेह था। डर ने राष्ट्र को जकड़ लिया। पड़ोसी पड़ोसियों की निंदा करते थे और कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता था। जैसे ही बाहरी खतरे कम हुए, कई पीपलों ने रॉबेस्पियर के अतिवाद के खिलाफ रुख अपनाया। जुलाई 1794 में रॉबेस्पियर को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई, जिससे आतंक का अंत हो गया। क्रांति बच गई थी, लेकिन एक भयानक कीमत पर। फ्रांस हमेशा के लिए बदल गया था। क्रांति ने दैनिक जीवन को बदल दिया। सामंतवाद और कुलीन प्रिविलेजेसों को रातों रात खत्म कर दिया। पेजेंट्सों को सदियों के शुल्कों से मुक्ति मिली। चर्च ने अपनी लैंडें और शक्ति खो दी। सिटीजनता की एक नई भावना ने राजा या स्वामी के प्रति वफादारी की जगह ले ली। हर कोई एक सिटोयन बन गया। नेशनल प्रतीक, त्योहार और तिरंगा झंडा ने एक साझा पहचान बनाई। रिफॉर्मों ने फ्रांस का मॉडर्नीकरण किया। मीट्रिक प्रणाली, नए विभाग और चर्च और राज्य का अलगाव, सभी चेंजेस स्थायी नहीं रहे। कट्टरपंथी ईसाईकरण विरोधी विफल रहा और विमेनों और स्लेव्सों के अधिकार पीछे छूट गए। क्रांति की विरासत एक ज्यादा समान लेकिन गहरे जख्मों वाला समाज था। पुरानी व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। क्रांति ने नेपोलियन के उदय के साथ समाप्त हुई, जिसने खुद को सम्राट बनाया लेकिन कई रेवोल्यूशनकारी लाभों को बनाए रखा। नेपोलियन संहिता ने कानून के सामने इक्वालिटी फैलाई और पूरे यूरोप में सामंतवाद को समाप्त कर दिया। पुराना शासन नष्ट हो गया। स्वतंत्रता, इक्वालिटी और भाईचारा फ्रांस की पहचान का हिस्सा बन गए। क्रांति ने यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका तक दुनिया भर में नेशनवादी और उदारवादी आंदोलनों को प्रेरित किया। हर जगह पीपलों ने राइट्सों, कॉन्स्टिट्यूशंसों और स्वशासन की मांग करना शुरू कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसके आइडियल्स स्वतंत्रता, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी आधुनिक लोकतंत्र की फाउंडेशन बन गए। आम पीपलों ने साबित कर दिया था कि वे दुनिया को बदल सकते हैं।